हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अब आप लोगों का पीसीएस और यूपीपीएससी आरओ एआरओ का एग्जाम्स आने ही वाला है, तो मैं उसके लिए कुछ लाई हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके मिसलेनियस आपके हर एक सब्जेक्ट से, चाहे आपका जीएस हो, चाहे करंट अफेयर्स हो और चाहे आपका कंप्यूटर हो, कोई भी हो, मैं आपके लाई हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये टेस्ट सीरीज जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ना कोई देरी, ना कोई देरी, बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे। ये वीडियो को जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नीली जल योजना जो आपकी ब्लू वाटर पॉलिसी है, ये किससे संबंधित है? तो ये आपके संबंधित है किससे? ये आपके संबंधित है ऑप्शन ए, द एल्मीडा। किससे संबंधित है? ये आपके संबंधित है द एल्मीडा से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका द एल्मीडा। आपकी अब ये नीली जल योजना है क्या? तो ये नीली क्रांति है। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है नीली क्रांति के नाम से। इस क्रांति का क्या उद्देश्य था? इस क्रांति का उद्देश्य था जो देश के मछुआरे, देश और मछुआरों व मछली किसानों की जो आर्थिक समृद्धि, क्या था? मछली किसानों की आर्थिक वृद्धि था इस क्रांति का उद्देश्य। मतलब जो मछली उत्पादक जो केंद्र है, मतलब जो किसान है, उन्हें उनकी आर्थिक वृद्धि हो सके, जैव सुरक्षा हो सके, मतलब उनकी मछलियों की सुरक्षा हो सके, ये इसका उद्देश्य था नीली क्रांति का। मछली पालन विकास के लिए जल संसाधनों की पूर्ण क्षमता के उपयोग के माध्यम से खाद्य एवं पोषण में सुरक्षा देना है। किसका? नीली क्रांति का उद्देश्य क्या था? नीली क्रांति कब और कहाँ शुरू हुई थी? तो ये आपकी शुरू हुई थी 1985 से। जी हाँ, कब से शुरू हुई थी? ये आपकी शुरू हुई थी 1985, 1985 और 1990, मतलब 1985 से 1990 के बीच ये आपकी योजना शुरू हुई थी। और ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के हिस्से के रूप में शुरू गया था किया गया था। इसका क्या था उद्देश्य? इसका उद्देश्य था कि वही किसानों की आय को दुगना किया जाए, मत्स्य पालन का विस्तार हो और उसका प्रबंध हो सके। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए, द अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब और कहां अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब और कहां अपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब और कहां अपनी फैक्ट्री स्थापित की? भाई इसकी जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो तो आपकी बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। 1606 ईस्वी के आसपास आपकी शुरू हुई थी। पर कहाँ शुरू हुई थी? पर पटना में। पर इसकी आपकी जो पटना में, चंडीगढ़ में कोई कंपनी नहीं है, दरभंगा में नहीं है, अमृतसर में नहीं है। इसकी कंपनी कहाँ है? इसकी कंपनी है आपकी पटना में। कहाँ है? पटना में इसकी कंपनी है। और ये आपकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की पटना में स्थापना हुई थी कब? 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1632 में इन्होंने पहला कारखाना खोला था अपना पटना में, जो अब क्या है, जो अब पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। जो पुर्तगाली थे वो बिहार में जो प्रवेश किया था, वो पहले आपके यूरोपियन थे। जो पुर्तगाली थे वो कौन से थे? वो आपके जो मसालों और कपड़ा उत्पादक क्षेत्र के व्यापारी थे। कौन? पुर्तगाली। तो इसमें आपका पुर्तगाल ने आपकी स्थापना की थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, पटना, 1632 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124 ए के अंतर्गत क्या आता है? महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, राजद्रोह, दहेज की मांग से संबंधित अपराध, या फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के प्रति अत्याचार। तो इसका आंसर है आपका राजद्रोह। राजद्रोह लिखा हुआ है आपका भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 ए के अंतर्गत। अगर आपने देश के खिलाफ कुछ बोला है, किसी भी व्यक्ति देश के खिलाफ लिखकर बोलकर या संकेत देकर या अभिव्यक्ति के जरिए कोई विद्रोह पैदा किया है, तो आपको राजद्रोह के रूप में दंड मिल सकता है, आपको सजा हो सकती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राजद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पंचायत राज
पंचायत राज अपनाया था? किसने अपनाया था? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, राजस्थान। किसने सबसे पहले आपका पंचायत राज अपनाया था? वो है आपका राजस्थान। 1992 के 1992 के 73वें संविधान के अनुसार आपका पंचायत राज अपनाया गया था। संविधान में क्या लिखा गया? संविधान में पंचायत राज अपनाया गया था, लेकिन जो जो पंचायत राज अपनाया था वो अपनाया था किसने? सबसे पहले राजस्थान ने अपनाया था। और सब उसके बाद किसने? उसके बाद आपके आंध्र प्रदेश ने अपनाया था। सबसे पहले आपका राजस्थान ने अपनाया था, उसके बाद आंध्र प्रदेश ने अपनाया था। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी की परत की हलचल का अध्ययन, पृथ्वी की परत का हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? ये आपका किया जाता है किसके द्वारा? भूकंप विज्ञान। क्या है? सिस्मोलॉजी। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? इंग्लिश में कहते हैं सिस्मोलॉजी के द्वारा भूकंप के द्वारा पृथ्वी की जो भीतर का हलचल, पृथ्वी के भीतर की जो हलचल है उसका अध्ययन जो किया जाता है भूकंप विज्ञान के द्वारा किया जाता है। भूकंप विज्ञान में भूकंपीय लहरों का, जो भूकंपीय लहरें होती हैं उनका सिस्मोग्राफी, जैसे भूकंप विज्ञान को सिस्मोग्राफी कहते हैं ना, तो सिस्मोग्राफी कुछ यंत्र होते हैं जिसके द्वारा जिसके द्वारा अंकन का अध्ययन किया जाता है कि भूकंप की पृथ्वी के नीचे कुछ हलचल हो रही है या नहीं। ये एक ऐसा प्रत्यक्ष, मतलब ये डायरेक्ट पता चल सकता है कि आपको कि पृथ्वी के नीचे कुछ हलचल हो रही है या फिर नहीं। अतः समुद्री भूकंप पर्यावरणीय प्रभाव जैसे सुनामी के रूप में भी दिखाई देता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, भूकंप विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्वालामुखी पर्वतमाला कहाँ पाया जाता है? ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है प्रशांत महासागर में। जी हाँ, कहाँ पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है प्रशांत महासागर में। ज्वालामुखी पर्वतमाला आपका प्रशांत महासागर में पाया जाता है। प्रशांत महासागर में ज्यादातर भूकंप आते हैं, सर्वाधिक भूकंप आते हैं, जो सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं वो आपके प्रशांत महासागर में ही आते हैं। ज्वालामुखी पर्वतमाला सही के कारण ही आपके प्रशांत महासागर में ज्यादातर भूकंप आते हैं। 90% भूकंप आते हैं, 90% भूकंप आते हैं। और जिसमें बहुत सारी आपकी हानि होते हैं, मतलब वो भूकंप बड़े बड़े होते हैं, छोटे नहीं होते, भूकंप बहुत बड़े होते हैं। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? किस राज्य में आपकी सबसे लंबी तटीय रेखा है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, गुजरात। क्या है इसमें आंसर है आपका ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात में ही आपकी सबसे लंबी तटीय रेखा है। गुजरात पश्चिमी राज्य में, पश्चिमी भारत में, आपको पता है कि गुजरात कहाँ है? आपका पश्चिमी भारत में आपका गुजरात राज्य है। इसकी जो उत्तर पश्चिमी सीमा की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी है पाकिस्तान से लगी है। किससे लगी है? पाकिस्तान से लगी है। जो उत्तरी पश्चिमी सीमा है गुजरात की। इसकी राजधानी आपको पता है क्या है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी आपकी क्या है? गुजरात की राजधानी आपकी गांधीनगर है। गुजरात का क्षेत्रफल कितना है? गुजरात का क्षेत्रफल जो है, गुजरात का क्षेत्रफल आपका है 1,16,077 किलोमीटर। जी हाँ, 1,16,077 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। किसका? आपका गुजरात का आपका 1,16,077 किलोमीटर क्षेत्रफल है। ये देखिए, इतना ज्यादा इसका क्षेत्रफल है। जो गुजरात है, गुजरात की आपकी जो सबसे लंबी तटीय रेखा है वो आपकी उसकी लंबाई क्या है? उसकी लंबाई क्या है आपकी? 1214। ये देखिए, 1214 किलोमीटर की इसकी क्या है? इसकी लंबी तटीय रेखा। ये आपकी भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा है गुजरात में। कितनी? 1214 आपकी किलोमीटर लंबी तटीय रेखा है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है आपकी नंदा देवी पर्वत चोटी? नंदा देवी पर्वत चोटी एक बहुत सबसे बड़ी, मतलब भारत की दूसरी और विश्व की, मतलब पूरे वर्ल्ड की 23
23वीं सबसे बड़ी चोटी है कौन सी? नंदा देवी चोटी। और ये आपके किस राज्य में स्थित है? ये आपके स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में ये आपकी नंदा देवी चोटी स्थित है, उत्तराखंड में। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपकी नंदा देवी चोटी है। ये आपकी भारत की विश्व की भारत की दूसरी और विश्व की 23वीं सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। जो भारत की सबसे पहले नंबर पर है वो कौन सी है? वो आपकी कंचनजंगा है, और दूसरी है आपकी नंदा देवी चोटी। ये आपकी सबसे बड़ी चोटी है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? कितनी आबादी है? कितनी? तो आपकी 55%। कितनी? 55% जो आबादी है वो किस में है? वो आपकी कृषि कार्यों में संलग्न है, 55%। भारत अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो इसके जो कुल श्रम शक्ति का 55% भाग कृषि में लगा हुआ है, कृषि में लगा हुआ है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी, 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में राजकोषीय नीति कौन तय करता है? तो कौन तय करता है? भारत में राजकोषीय नीति कौन तय करता है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। कौन? फाइनेंस मिनिस्ट्री आपका जो राजकोषीय नीति है वो तय करती है। कौन? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। ये आपको पता है, एक इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है। फाइनेंस मिनिस्ट्री एक इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है इंडिया की। यह आपका जो वित्तीय कानून, मतलब आपके जो फाइनेंशियल लॉ है, वित्तीय कानून है, वित्तीय संस्थान है, पूंजी बाजार, जो आपका कैपिटल मार्केट है, अभी अभी आपका वो है, अभी अभी सब कुछ ये आपका तय करती है। कौन? वित्त मंत्रालय। अभी आपका बजट आया है, तो ये सब कौन तय करती है? ये आपका तय करती है वित्त मंत्रालय। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंक नहीं है? कौन सा नहीं है भारतीय बैंक? तो कौन सा नहीं है? ये आपका HSBC, ये आपका भारतीय बैंक नहीं है। भाई एक्सिस आपका भारत में है, HDFC भारत में है, ICICI भारत में है, लेकिन HSBC ये आपका भारत में नहीं है। HSBC की आपकी जो स्थापना हुई थी वो आपकी कब हुई थी? मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 15 अगस्त 1836 ईस्वी में इस बैंक की स्थापना हुई थी। और इस बैंक की स्थापना हुई थी आपकी यूके में। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम में इसकी स्थापना हुई थी HSBC बैंक की। HSBC बैंक की ये एक विदेशी बैंक है। ये कौन सा है? ये एक विदेशी बैंक है। जो आपकी एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी, आपको पता ही है, वो आपको 1997 में हुई थी, 1997 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई में है। HDFC बैंक की स्थापना हुई थी आपकी 1994 में, और इसका हेडक्वार्टर भी आपका मुंबई में है। और ICICI बैंक की आपकी स्थापना हुई थी 1994 में। इसका भी आपका जो हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई में है। लेकिन HSBC ये एक विदेशी बैंक है। ये एक विदेशी बैंक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपकी यूके में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए, मैंने आपको हर सब्जेक्ट से, जो आपका ज्योग्राफी भी आ चुका, इकोनॉमिक्स भी आ चुका, पॉलिटी भी आ चुका, हिस्ट्री भी आ चुका, ये सब आपको मिले जुले क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। किस जगह भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया गया? तो कहाँ किया गया था? ये आपका किया गया था आंध्र प्रदेश में। जी हाँ, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में 100 श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया गया था। इसका आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जून 2023 में संपन्न ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये आपके जीता है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इंडिया चाहे जितना भी अच्छा खेले, लेकिन लास्ट में ऑस्ट्रेलिया का ही दाव हो जाता है, और ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाती है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
किसी टास्क को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स के सेट को क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए हमने कोई प्रोग्रामिंग करी, मान लीजिए सी लैंग्वेज में, या आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए हैं। मान लीजिए आपने कोई सी लैंग्वेज में या फिर सी प्लस प्लस में कोई आपको प्रोग्राम लिखने के लिए दिया गया है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, उसको एक पेपर पर, कि आपको उसे पेपर पर किसी को दिखाना है या फिर अपने आप भी समझना है कि हमें इस प्रोग्राम को कैसे करना है। तो आप शुरुआत किससे करेंगे? तो आप शुरुआत करेंगे एल्गोरिथम से। किससे करेंगे? एल्गोरिथम से। एल्गोरिथम से उसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। इसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल बता दूं, जैसे आपको प्लस का कोई प्रोग्राम, मान लीजिए आपको किसी नंबर्स को प्लस करना है, या फिर किसी 2 का टेबल लिखना है, 4 का टेबल लिखना है, तो उसके लिए आप एल्गोरिथम बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे कि हमें कैसे कैसे उस प्रोग्राम को लिखना है। तो किसी टास्क को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम एक ऐसी तकनीक है जिसमें प्रोग्राम को लॉजिक, अगर हमें किसी प्रोग्राम को लिखना है तो उसे वाक्यों में, प्रोग्राम के चरणों को हम वाक्यों में लिखेंगे एल्गोरिथम के जरिए। किसी प्रोग्राम की एल्गोरिथम कुछ वाक्यों की एक श्रेणी के रूप में होती है। यह श्रेणी इसलिए बनाई जाती है ताकि ताकि हमें प्रोग्राम लिखने में कोई समस्या ना हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, एल्गोरिथम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिथम का प्रतिनिधित्व करता है? अब एल्गोरिथम के बाद क्या बनाएंगे? एल्गोरिथम के बाद हम बनाएंगे फ्लो चार्ट। क्या बनाएंगे? फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम के बाद बनाएंगे हम फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम में तो हम वर्ड टू वर्ड लिख रहे थे, लेकिन फ्लो चार्ट में हम कुछ सिंबल्स के द्वारा, ऐसे डायमंड का होता है, जैसे आपका डायमंड होता है, या फिर पैरालिगम, ओवल, एरो, इसके द्वारा हम उन प्रोग्राम्स को लिखेंगे। हम उस प्रोग्राम को लिखेंगे। तो फ्लो चार्ट एल्गोरिथम का ग्राफिकली, मतलब कोई ग्राफिकली प्रतिनिधित्व करता है, या आपका ग्राफिकली प्रतिनिधित्व करेगा। कौन? आपका फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम के बाद हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, और फ्लो चार्ट के बाद हम सीधे प्रोग्राम लिखना शुरू कर देंगे। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आपको वीडियो कैसे लगा हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोग के लिए रोज ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोग के लिए लाती रहूंगी, जो आपके यूपीएससी और पीसीएस आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर समझ के, बिल्कुल बिल्कुल याद करके जरूर जाइएगा। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और मैंने इसमें प्लेलिस्ट भी डाल रखी है, आप सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। और अगर आपका कोई कमेंट है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और हमें मुझसे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।